नमस्कार साथियों, मैं मनीष पिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 11 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस में राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी की किताब का अध्याय 5 अधिकार राइट्स। हमारा अधिकार वाला चैप्टर चल रहा है जिसमें हमने लेक्चर 1, 2, 3 कवर कर लिया है और आज जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 4। तो हम लेक्चर नंबर 4 में क्या पढ़ेंगे गुरुजी? तो आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है अधिकारों के प्रकार। टाइप्स ऑफ राइट्स जो है वो आज हम लोगों को डिस्कस करने हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। अधिकारों के प्रकार। अभी तक की जो चीजें हैं उसमें अपने अधिकार क्या होते हैं, अधिकार कहां से आते हैं, अधिकारों का कानूनी राज्य सत्ता के साथ क्या रिलेशन है, ये सब कुछ आप लोगों ने पढ़ा है। अब आज हम जानेंगे कि ये जो अधिकार है वो कितने प्रकार के होते हैं, किस किस प्रकार के अधिकार एक व्यक्ति को, एक मानव को मिलने चाहिए, कौन से अधिकारों पर आज मौजूदा आधुनिक जो लोकतांत्रिक देशों की सरकार है वो ज्यादा फोकस कर रही है। इन चीजों पर चर्चा आज हम लोग करेंगे और वो अधिकार एक मानव के विकास के लिए, एक व्यक्ति को व्यक्तित्व बनाने के लिए कितना महत्वपूर्ण है उसके भी चर्चा आज हम लोग करेंगे। हम अधिकारों के प्रकार, टाइप्स ऑफ राइट्स जो है वो पढ़ेंगे। अधिकार क्या होते हैं ये आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। तो हम चर्चा कर रहे हैं टाइप्स ऑफ राइट्स। किसकी चर्चा कर रहे हैं? टाइप्स ऑफ राइट्स। अधिकारों की जो चर्चा है वो हम लोग कर रहे हैं कि अधिकारों के प्रकार कितने होते हैं। अब देखिए, अधिकारों का वैसे दायरा जो है आप कहते हैं जो लिमिटलेस है। आज के समय में अगर हम अधिकारों की चर्चा करें तो लिमिटलेस से कोई सीमा नहीं है अधिकारों की, बहुत अनंत तक फैले हुए हैं। परंतु फिर भी हम अधिकारों को कुछ प्रकारों में, कुछ भागों में बांट सकते हैं। और हम ये चीज देखते भी हैं कि आजकल हर व्यक्ति किसी भी चीज को अपना अधिकार बताने लग जाता है। सब ये मेरा अधिकार है, ये मेरा राइट है, ये मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है, इस प्रकार से। परंतु हमने ये चीज देखी है कि हम हर व्यक्ति के उसकी इच्छा को अधिकार नहीं कह सकते। हम अधिकार उसी को कहेंगे जो कि ऐसा लगता है कि जो आवश्यक हो और उसको मिलना ही चाहिए और उसके बिना उसका जो जीवन यापन है वो कठिन हो जाएगा, उसको हम अधिकार कहते हैं। तो इन अधिकारों के प्रकारों में अगर हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले और सबसे जो महत्वपूर्ण है वो कौन सा है? राजनीतिक अधिकार है। कौन सा? राजनीतिक अधिकार, या जिसको कहा जाता है पॉलिटिकल राइट। राजनीतिक अधिकार या इसको हम कहेंगे पॉलिटिकल राइट। आज के आधुनिक लोकतंत्रों में सबसे इंपॉर्टेंट अधिकारों में से एक है पॉलिटिकल राइट्स। पॉलिटिकल राइट्स या राजनीतिक अधिकारों में क्या आता है? आपको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, आपको सरकार के पक्ष विपक्ष में बोलने का अधिकार होना चाहिए, आपको स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, आपको अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार होना चाहिए। इस प्रकार से राजनीतिक अधिकार मतलब सीधी सी बात यह है, जो राज्य है, जो शासन है, उसकी गतिविधियों को प्रभावित करने की जो पावर है, शक्ति है, वो आपको मिलनी चाहिए। ऐसे अधिकारों को हम लोग क्या कहते हैं? राजनीतिक अधिकार या पॉलिटिकल राइट्स कहते हैं। पॉलिटिकल राइट्स आज के समय में लोकतांत्रिक देशों में एक बड़ा मुद्दा है, बड़ा इशू है, क्योंकि माना जाता है कि जब तक अगर लोगों के पास ये राजनीतिक अधिकार नहीं है तो कहीं ना कहीं वो देश सच्चे मायने में लोकतंत्र या डेमोक्रेटिक नहीं होंगे। जैसा कि हम कहें कि अगर कहीं पर किसी देश में सभी को वोट देने का अधिकार नहीं होगा तो वो देश को हम कहीं ना कहीं लोकतंत्र नहीं मानेंगे। अगर किसी देश में किसी को अपना नेता चुनने का अवसर ना मिले तो हम उसको लोकतांत्रिक देश नहीं मानेंगे। कहीं पर अगर किसी विशेष समुदाय को या किसी विशेष व्यक्ति को बोलने से प्रतिबंधित किया जाता हो तो हम कहेंगे कि वो लोकतांत्रिक देश नहीं है, डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। तो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक देश की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो राजनीतिक अधिकारों से जुड़ा होता है। अगर वहां पर राजनीतिक अधिकार, पॉलिटिकल राइट्स बड़े अच्छे से मिल रहे होते हैं तो हम एक बेहतर लोकतांत्रिक देश की बुनियाद मान लेते हैं कि साहब बेहतर लोकतांत्रिक देश वो है, ठीक है। अब ये जो राजनीतिक अधिकार है इसमें वोट का अधिकार है, ठीक है, इसमें सरकार के पक्ष विपक्ष का अधिकार है, इसमें सरकार ने जो करा है उस पर आपको आंदोलन करना, उस पर अपनी अभिव्यक्ति करना, इनका अधिकार है। परंतु इन सबसे भी इंपॉर्टेंट अगर किसी व्यक्ति के लिए कुछ है तो वो उसके लिए है रोटी कपड़ा मकान, कि उसको 2 वक्त का बेहतर खाना मिले, उसको अच्छे पहनने के लिए कपड़े मिले और उसको सर ढकने के लिए एक बेहतर छत मिल जाए, ऐसा जीवन वो चाहता है। तो इन राजनीतिक अधिकारों से भी महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वह है आर्थिक अधिकार। कौन से हैं? आर्थिक अधिकार, या जिनको कहा जाता है इकोनॉमिक राइट्स। बेटा, इकोनॉमिक राइट्स।
अब आर्थिक अधिकार क्या है? देखो, एक बात मैं आपको और बताता हूं। आज आप लोग देश में या विश्व में सुनते होंगे कि अलग अलग विचारधाराएं हैं। पूंजीवाद भी है, समाजवाद भी है, आप वामपंथ दक्षिण पंथ सुनते होंगे, लेफ्ट आइडियोलॉजी राइट आइडियोलॉजी, इस प्रकार की आइडियोलॉजी, अलग अलग प्रकार की जो विचारधारा है वो विचारधाराएं आप सुनते होंगे। परंतु अगर किसी भी विचारधारा का या किसी भी विचार का जन्म होता है ना बेटा, तो भरे हुए पेट से ही होता है। मतलब जब व्यक्ति का पेट भरा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि उसको 2 वक्त का खाना मिल रहा है ना, उसके बाद ही उसके दिमाग में विचारधारा बनती है। आज अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो जिसको विचार को 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा, उसके लिए ना तो पूंजीवाद अच्छा है, ना समाजवाद अच्छा है, ना वामपंथ अच्छा है, ना दक्षिणपंथ अच्छा है, कुछ भी अच्छा नहीं है उसके। और जो उसको 2 वक्त का खाना दे दे वही उसके लिए अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमें जब अच्छा खाना मिलने लग जाता है, सब कुछ बेहतर, हम एक बेसिक कंडीशन पे हमारे फुलफिल होने लग जाती है, तब हम कहते हैं कि नहीं नहीं साहब ये वाली पार्टी खराब है, ये वाली अच्छी है। फिर हम पॉलिटिक्स करना शुरू करते हैं, ये वाली जो विचारधारा है वो अच्छी है, ये वाली विचारधारा है जो खराब है। तो जैसे कि विकास दिव्यकीर्ति सर कहते हैं ना कि खाली पेट जो है ना वो कोई विचारधारा नहीं निकलती है। तो उसी प्रकार से सबसे इंपॉर्टेंट जो जरूरी है वो आर्थिक अधिकार है, इकोनॉमिक राइट्स है आपके लिए, कि आपको कम से कम जो बेसिक नीड्स वाले, जो मूलभूत आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा स्वास्थ्य भोजन आवास, ये जो चीजें हैं ये आपको मिलनी चाहिए। इनके मिलने के बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक अधिकार महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब देखिए, अगर किसी व्यक्ति के पास 2 वक्त का खाना नहीं है, उसको बेचारों को 2 वक्त खाने को कुछ नहीं मिल रहा, और उसको कहते हैं कि नहीं साहब आपको वोट का अधिकार दे दिया, अरे तो वो बोलेगा वोट के अधिकार का मैं क्या करूं, वोट तो 5 साल में एक बार डालना है, खाना तो रोज चाहिए, पहले खाना तो दो। यहाँ पर सर ढकने के लिए छत तो नहीं है और कह रहे हो वोट का अधिकार, तो ऐसे वोट के अधिकार का मुझे क्या अर्थ है? तो मुझे क्या चाहिए, पहले मेरे आर्थिक अधिकार है वो मिलने चाहिए, इकोनॉमिक जो राइट्स है वो मिलने चाहिए। इन दोनों के बाद अब भी आज के समय में सांस्कृतिक अधिकारों पर भी बड़ा फोकस करा जा रहा है। सांस्कृतिक जो अधिकार है या जो कहते हैं कल्चरल जो राइट्स है उन पर भी फोकस करा जा रहा है। कल्चरल राइट्स, सांस्कृतिक अधिकारों का अर्थ क्या है? संस्कृति का मतलब क्या है? आपका खाना पीना, रहन सहन, बोली चाली, ये सब कुछ संस्कृति कल्चर का भाग है बेटा। और कहीं ना कहीं संस्कृति से हमें संस्कार मिलते हैं कि साहब ये हमारी संस्कृति है और इस संस्कृति में ऐसा काम नहीं होता। उसी से फिर कहीं ना कहीं हमारे संस्कार पनप जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण मेरे परिवार का देता हूं, जैसे शायद मैंने पहले की कक्षाओं में भी जिक्र करा होगा और आज की कक्षाओं में भी मैं जिक्र करता हूं कि जैसे जो जींस होती है और जींस में जो बीच बीच में से फटी हुई जींस होती है, जिसको डैमेज जींस कहा जाता है, ऐसे जींस आज तक भी मेरे मदर ने फादर ने मुझे नहीं पहनने दी। नहीं बेटा ये अपने अच्छे नहीं लगते, बढ़िया खराब चीजें है, ठीक है, डैमेज जींसों के लिए मना कर रखा। तो कहीं ना कहीं वो हमारे संस्कारों में नहीं, और कहते नहीं बेटा ये देख अपने किसी ने नहीं पहनी और ये अच्छा नहीं लगता। तो कहीं ना कहीं सांस्कृतिक जो बात है वो भी इंपॉर्टेंस रखती है। तो यहाँ पर सरकारें सांस्कृतिक अधिकारों, कल्चरल राइट्स को बचाने का भी पूरा प्रयास करती है। इसमें क्या है, इसमें एक विशेष समुदाय की भाषा, उनकी संस्कृति, उनका रहना, उनका पहना, उनका खान पीन, उन हर चीज को बचाने का जो प्रयास है वो सरकारें करती है। जैसे आपने संविधान वाली किताब में देखा था कि अनुच्छेद 29 और 30 जो है वो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार देता है कि जो भी अल्पसंख्यक समुदाय है उनको सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है कि अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने कल्चर को बचाने के लिए वो शिक्षा के द्वारा प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो सांस्कृतिक अधिकारों, कल्चरल राइट्स पर भी अब भी आज के समय में फोकस सरकारों के द्वारा करा जा रहा है। तो ये अधिकारों के जो प्रकार हैं वो राजनीतिक अधिकार हैं, आर्थिक अधिकार है और सांस्कृतिक अधिकार है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आज का दिन है वो विशेष है। विशेष इसलिए है क्योंकि आज शिक्षक दिवस है। और शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति बने, उनकी जयंती होती है। और उन्होंने कहा कि जो मेरा जन्म दिवस है वो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए और शिक्षकों को सम्मान दिया जाए। उसमें आज हम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो शिक्षक दिवस, वैसे जीवन में आप जिस भी व्यक्ति से कुछ भी सीख पा रहे हैं वो सब आपके शिक्षक है, सब आपके टीचर्स हैं, ठीक है ना। तो और एज आ मैं टीचर मैं हमेशा एक बात भी कहता हूँ कि हम भी आज भी स्टूडेंट हैं, हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो आप सभी को भी टीचर्स डे की बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप समय समय पर बताते हैं कि सर ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो उससे हमें भी पता चलता है कि हाँ यार ये और हम अच्छा कर रहे हैं, इसमें और हो जाएगा तो और अच्छा है, ठीक है। और जीवन में बेहतर से बेहतर व्यक्ति बनने की कोशिश करें। एक टीचर होने के नाते मैं आपको यही संदेश देता हूँ और एक ही बात कहता हूँ बच्चों कि आप कुछ भी काम करें,
किसी भी प्रोफेशन में जीवन में जाए, परंतु एक विनम्र और एक अच्छे व्यक्ति बने। ऐसे व्यक्ति बने जिसके मन में, जिसके दिमाग में सभी के प्रति सम्मान का भाव हो। ऐसे व्यक्ति बने जिसके मन में सदैव राष्ट्र के प्रति देशभक्ति का भाव हो। ऐसे व्यक्ति बने जिसके मन में सदैव माता पिता के प्रति समर्पित सेवा भाव हो। ऐसे व्यक्ति बने जो सदैव गुरुजनों के प्रति आश्रित होकर करके उनकी कृपा पाने की इच्छा रखते हो। ऐसे बेहतर व्यक्ति जो होते हैं वो बेहतर व्यक्ति आप बने। आप बेहतर व्यक्ति बनते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका व्यक्तित्व बनता जाएगा। आप पर्सन अच्छे होंगे तो पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली आप बन जाएंगे। काम फिर चाहे आप कुछ भी करो, मेरी नज़र में कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, क्योंकि जितनी ज़रूरत किसी एक बड़े काम की होती है उतनी ही ज़रूरत हमें किसी दूसरे काम की भी होती है। तो सभी काम अच्छे हैं अपनी जगह, इसलिए बेहतर जीवन आप जिए, अच्छे बने। मैं टीचर्स डे पर आपको यही संदेश, यही मैसेज देता हूं, और खूब जीवन में आप लोग आगे बढ़े और ऐसा काम जीवन में करें जिससे कि कभी हम लोग गर्व से सीना चौड़ा कर करके कह सके कि हाँ साहब ये मेरा स्टूडेंट है, आज वहाँ पे जो उस पोस्ट पे बैठा है वो मेरा स्टूडेंट है, आज वो मेरा स्टूडेंट है, हम बड़े गर्व के साथ कह सकें। और मैं एक चीज़ इतना और कहता हूँ कि अगर आप लोग कम से कम खुद से एक संकल्प ये जरूर करें, एक जो वादा है खुद से वो ये जरूर करें कि मैं जीवन में ऐसा काम कर पाऊं या ना कर पाऊं जिससे कि मेरे गुरुजनों का, मेरे माता पिता का, मेरे रिश्तेदारों का, मेरे साथी गणों का और जिसका मेरे साथ संबंध है उनका सर गर्व से ऊपर उठ सके। अगर मैं ऐसा काम भी ना कर पाऊं ना, तो कम से कम मैं जिंदगी में कभी भी ऐसा काम तो नहीं करूंगा या नहीं करूंगी जिससे कि मेरे माता पिता, मेरे गुरुजनों और मेरे जान पहचान सगे संबंधी किसी का शीश शर्म से नीचे झुक जाए। इतना मन में विश्वास रखिए। अच्छा ना कर सको तो कोई बात नहीं, पर कम से कम ऐसा बुरा काम तो मत करना कि जिससे कि हमें सिर झुका करके कहना पड़े कि साहब हाँ वो मेरा स्टूडेंट है। आपके माता पिता को सिर झुका करके कहना पड़े कि साहब ये मेरा बेटा या बेटी है। ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए। यही एक बेहतर सीख एक टीचर के तौर पर मैं आपको देता हूँ। और कोशिश करिए, और हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, टीचर, काफ़ी बच्चों को मैं देखता हूँ कि सर वो टीचर तो ऐसे हैं, वो तो बेकार हैं, ये हैं वो हैं, ठीक है। तो एक काफ़ी ऐसा रहता है मन में। पर देखो ना, टीचर टीचर होता है। आपको उनका किसी का कुछ समझ में आता है नहीं आता है, ये आपकी एक पर्सनल सोच हो सकती है, परंतु टीचर का जो पोस्ट है वो बड़ा सम्मान्य है। उसका हमेशा सम्मान होना चाहिए, उस पद का ही सम्मान होना चाहिए कि साहब वो टीचर है। तो टीचर्स की, आप अपनी टीचर्स की रेस्पेक्ट करिए। और जीवन में जब कभी आप 11th 12th के बाद अपनी स्कूलें भी छोड़ दो ना, तो भी उन स्कूलों के टीचरों से जरूर कांटेक्ट में रहिएगा। जब भी आपको अवसर मिले आप उनसे बात करिएगा, ठीक है। कोई वार त्योहार आ रहा है उस दिन आपको उनको विश करिएगा, आप टीचर्स डे पे विश करिएगा। मैं तारीफ नहीं करता हूं, पर मैं पर्सनली कहता हूं कि मुझे स्कूल छोड़े हुए काफ़ी समय हो गया, पर आज भी कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो मेरे से आज भी कांटेक्ट में हैं, और मैं टीचर्स डे पर 100% उनको कॉल करता हूँ। कोई बड़ा फेस्टिवल आता है तो उनको कॉल करता हूँ, और वो बड़े खुश होते हैं कि हाँ यार देखो मनीष ने इतने समय के बाद भी मतलब आज हमें याद कर रखा है। तो हमारा कुछ भी नहीं जाता। आज अब तो रिचार्ज भी खत्म नहीं होता। पहले तो ये था कि नहीं 2 रुपये खत्म हो गए, आज दिन में 8 रुपये बचे अब तो ये भी नहीं है। तो हम एटलीस्ट हमारे टीचर्स को एक छोटा सा सम्मान इस प्रकार से दे सकते हैं जिससे कि वो हमेशा खुद को अच्छा समझे कि नहीं साहब हमने ऐसे बच्चों को पढ़ाया है। और माता पिता और गुरु हमेशा जीवन में कुछ भी नहीं चाहते, वो सिर्फ इतना सा चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छा काम करें जिससे कि हमें गर्व महसूस हो। तो शिक्षा का भी आपका अधिकार है, तो उस अधिकार को भी ध्यान रखिए, और यह आपका कर्तव्य है कि आप अपने गुरुजनों, माता पिताओं के प्रति डेडिकेटेड होकर करके उनकी बात माने और बेहतर जीवन जिए। चले, अधिकतर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं राजनीतिक अधिकारों का घोषणा पत्र बनाने से अपनी शुरुआत करती है। तो अगर हम अधिकतर जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, अगर डेमोक्रेटिक जो सिस्टम्स आज चल रहे हैं उनमें अगर देखें तो अगर शुरुआत होती है, अगर अधिकारों की शुरुआत होती है तो कहां से होती है? राजनीतिक अधिकारों का घोषणा पत्र। मतलब राजनीतिक अधिकार बनाने से शुरुआत होती है कि भाई सबसे पहले जो बनाने हैं वो कौन से हैं? पॉलिटिकल राइट्स बनाने हैं। सबसे पहले कौन से अधिकार है? पॉलिटिकल जो राइट्स हैं वो पॉलिटिकल राइट्स बनाने से शुरुआत होती है। तो उसका घोषणा पत्र होता है, उसका डिक्लेरेशन करा जाता है, फिर आगे दूसरे अधिकारों की बात होती है। राजनीतिक अधिकार नागरिकों को कानून के समक्ष बराबरी और राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी का हक देते हैं। अब राजनीतिक अधिकार या पॉलिटिकल राइट्स में क्या आता है? नागरिकों को कानून के समक्ष बराबरी का अधिकार। अब जो भी नागरिक है, जो भी देश के जितने भी सिटीजन्स हैं, उन सबको कानून के समक्ष बराबरी का अधिकार। इसका मतलब क्या है कि आप सभी कानून के समक्ष बराबर होंगे। जैसे कि भारत के संविधान में भी जो हमारा पहला मौलिक अधिकार है, समता का अधिकार, उसका जो पहला आर्टिकल है, आर्टिकल 14,
आर्टिकल 14 में यही तो बात कही गई है कि कानून के समक्ष सभी बराबर होंगे, मतलब कानून की नजर में सब बराबर है। कानून में कोई ऊंच नीच नहीं होगी, कोई कानून में कोई विशेष धर्म का, कोई दूसरे धर्म का, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई राजनेता, कोई व्यापारी, ऐसे नहीं, सब क्या होंगे, एक जैसे होंगे, सब बराबर होंगे। तो राजनीतिक अधिकारों के द्वारा ही सबसे पहले क्या करा जाता है कि कानूनी रूप से सबको एक करा जाता है और कानून के समक्ष बराबरी देकर करके जो कहीं ना कहीं जो असमानताएं होती हैं समाज में उनको खत्म कर करके समानता स्थापित करी जाती है। अब ये जो नागरिक शब्द जो आप पढ़ रहे हो, जो सिटीजन्स, अब आपको वैसे पता है नागरिक कौन होते हैं, जो भी किसी एक देश में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं वो उस देश के नागरिक कहलाते हैं। हम आज भारत के नागरिक हैं इसलिए हम भारतीय कहलाते हैं। ये जो नागरिक कौन होता है, नागरिकता क्या है, सिटीजनशिप क्या है, इस पर हम लोग पूरी जो चर्चा करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा ना बेटा, वो नागरिकता ही है, सिटीजनशिप ही हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, उस हम पूरी चर्चा करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा उस सिटीजनशिप वाले चैप्टर में थोड़ा सा मैं आपको भारत में नागरिकता के क्या नियम है, क्या नहीं है, उसकी भी चर्चा करूंगा। तो आप मुझे आज कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि क्या मुझे जो नागरिकता, भारत में नागरिकता के जो नियम है उस पर चर्चा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या सिर्फ जो उस चैप्टर में जितना कंटेंट दे रखा है वही कवर कर लेना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पे जो नागरिकता को लेकर करके आर्टिकल 5 से लेकर करके अनुच्छेद 11, आर्टिकल 11 तक उसमें प्रावधान करे हुए हैं, तो अपन वो भी जिक्र करेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूं और आगे आपकी मर्जी हो, आप मुझे जरूर बताइएगा, जो फिर अपन आगे उसको डिस्कस। अभी तो इसका एक और लेक्चर आएगा, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अपना। तो नागरिकों के समक्ष बराबरी का अधिकार और राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी का हक देता है कि राजनीतिक जो प्रक्रिया है, जो पॉलिटिकल जो भी प्रोसेस होगा उसमें भागीदारी का हक, कि भाई आप उसमें इन्वॉल्व हो सको। अब इन्वॉल्व कैसे होगे, आप वोट देने में, आप चुनाव लड़ने में, सरकार के पक्ष विपक्ष में बोलने में, इन सब के द्वारा। इनमें क्या क्या आता है, इनमें वोट देना सबसे इंपॉर्टेंट, वोट देने का अधिकार। अब आपको पता है कि काफी देशों में पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, गरीब अशिक्षित जो पुरुष हुआ करते हैं उनको वोट देने का अधिकार नहीं था, परंतु अब अधिकतर जो लोकतांत्रिक देश है वो वोट देने पे, राइट टू वोट पे बड़ा फोकस करते हैं कि सबको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। ये राजनीतिक अधिकारों में, पॉलिटिकल राइट्स में एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो कि है वोट देने का अधिकार। और वोट देने के अधिकार में भी क्या है, इसमें राजनीतिक समानता स्थापित करी गई है कि 1 मैन 1 वोट एंड 1 वैल्यू, 1 मैन 1 वोट एंड 1 वैल्यू, मतलब एक व्यक्ति एक मत एक समान, मतलब एक व्यक्ति एक वोट डालेगा और वो एक समान होगा, मतलब एक बराबर होगा। तो इससे क्या कर दी गई, राजनीतिक अधिकार देकर करके राजनीतिक समानता, पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल जो इक्वलिटी है वो स्थापित कर दी गई है। तो वोट देने का अधिकार, प्रतिनिधि चुनने का अधिकार। अब ये जो प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है वो वोट देने में आ गया कि साहब आप प्रतिनिधि चुन सके। और इसमें एक चीज और समझ आ सकते हैं, प्रतिनिधि चुनने के अधिकार में क्या है, जैसे कि आपके पास चॉइस होना चाहिए, विकल्प होना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो चॉइस है ना, वो चॉइस आपकी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। तो जो चॉइस है ना कि भैया मैं इस वाले व्यक्ति को चुन सकता हूं या इस वाले व्यक्ति को चुन सकता हूं। देखो वोट का अधिकार, जिसमें आपको 2 उदाहरण देता हूं। एक तो आज आप इंडिया में वोट डालते हैं, इंडिया में वोट डालते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। मैं कांग्रेस वाले व्यक्ति को चुन सकता हूं, बीजेपी वाले को चुन सकता हूं, आम आदमी पार्टी वाले को चुन सकता हूं, और मेरे पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, मैं किसी को भी चुन सकता हूं। तो यहां तो क्या है, मेरे पास जो अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए अवसर है, मौका है। परंतु जैसे मैं बात करूं उत्तर कोरिया में, आप जाइए, ठीक है, उत्तर कोरिया में जो किम जोंग उन भैया है वो हर 5 साल में चुनाव करवाते हैं, 100% वहां पे वोटिंग होती है। वोट देने का अधिकार वहां पे सबको है, सब वोट देंगे, परंतु प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं है वहां, क्योंकि सबको कह रखा भैया वोट एक ही व्यक्ति को देना, किम जोंग उन। कोई व्यक्ति उसके सामने अपोजिशन में खड़ा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे वोट देने का अधिकार एक प्रकार से तो प्रतिनिधि चुनने की बात करता है, परंतु काफी देशों में प्रतिनिधि चुनने का हम देखते हैं कि अवसर या जो चॉइस होनी चाहिए वो चॉइस लोगों के पास नहीं होती है। तो प्रतिनिधि चुनने की मतलब चॉइस भी आपके पास होनी चाहिए, चुनाव लड़ने का अवसर भी होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ हमेशा वोट डालने का नहीं हो, चुनाव लड़ने का भी हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ और सिर्फ कुछ व्यक्ति ही चुनाव लड़ सके, कुछ व्यक्ति ही हो कि जो पार्टी है वही चुनाव लड़ सके। जैसे मैंने कहा किम जोंग उन, अब वहां पर चुनाव लड़ने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उसको है। आप चाइना में जाएंगे, जो सिर्फ साम्यवादी दल है, कम्युनिस्ट पार्टी है, उसी को ही चुनाव लड़ने का अधिकार है, या उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उसको लड़ने का अधिकार है, बाकी किसी को लड़ने का अधिकार नहीं। तो चुनाव लड़ने का भी अधिकार होना चाहिए, राजनीतिक पार्टियां बनाने का भी अधिकार होना चाहिए,
क्योंकि राजनीतिक पार्टियां बनेगी, फिर राजनीतिक पार्टियां अपने कैंडिडेट्स को, उम्मीदवारों को खड़ा करेगी, फिर उसमें से जो 50% से ज्यादा जीतते हैं तभी सरकार बनेगी। तो राजनीतिक पार्टी बनाने का भी अधिकार होना चाहिए। जैसे कि अब आप चाइना में हैं तो वहां पर यह अधिकार लोगों के पास नहीं है। या उनमें शामिल होने जैसा अधिकार भी शामिल होने चाहिए। तो राजनीतिक पार्टियां बनाना और उसमें शामिल होने का अधिकार भी होना चाहिए। तो जब हम बात करते हैं राजनीतिक अधिकारों की बात करते हैं, पॉलिटिकल राइट्स की बात करते हैं, तो उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट आ रही है। एक तरफ तो क्या आ रहा है, नागरिकों के कानून के समक्ष सबकी बराबरी, मतलब कानून की नजर में सब बराबर हो जाएंगे। और दूसरी तरफ क्या है कि जो प्रशासन है, जो राजनीतिक प्रक्रिया है हमारी, उसमें भागीदारी, मतलब पॉलिटिक्स में हमारा इन्वॉल्वमेंट कराया जा रहा है। और उस पॉलिटिक्स के इन्वॉल्वमेंट वाले में क्या क्या है, वोट देना, प्रतिनिधि चुनना, चुनाव लड़ना, राजनीतिक पार्टियां बनाना, यही है। देखिए, इसको अगर आप इजी तरीके से अगर आप लिखना चाहे, आप बनाना चाहे, तो जैसे यहां पर आप लिख सकते हैं पॉलिटिकल राइट। पॉलिटिकल राइट में दो चीजें आ जाएंगी, एक तो कानून के समक्ष बराबरी, कानून के समक्ष बराबरी, ठीक है, एक तो यह आ जाएगा। और दूसरा राजनीतिक प्रक्रिया में, राजनीति में भागीदारी या राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी, वो आप इसको पूरा लिख लीजिएगा, भागीदारी। अब इसमें आप नीचे एरो बनाकर करके इसमें क्या क्या आ सकता है, वोट देने का अधिकार हो, प्रतिनिधि चुनने का अधिकार हो, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार हो, चुनाव लड़ने का अधिकार हो। ये तो अब इससे आपके लिए थोड़ा सा रिवीजन करना क्या है, इजी हो जाएगा कि राजनीतिक अधिकार की जब बात आ रही है उसमें दो है, कानून के समक्ष बराबरी हो गया और राजनीति में भागीदारी हो गया, जिसमें ये सारे हैं। तो ये जो तस्वीर आपको दर्शाई गई है वो वोट देने के लिए दर्शाई गई है कि मत देना चाहिए। राजनीतिक अधिकार नागरिक स्वतंत्रता से जुड़े हुए होते हैं। अभी जो राजनीतिक अधिकार है ये किस चीज से जुड़े हुए हैं, नागरिकों को स्वतंत्रता, फ्रीडम। देखो, आप देखो कि वोट देने का अधिकार ये क्या है, फ्री करा गया है आपको कि आप चाहो जिसको वोट दे सकते हो। प्रतिनिधि चुनने का अधिकार आपको फ्री करा गया है कि जो आपको आपका अच्छा लीडर लगता है आप उसको चुन सकते हो। आपको फ्री करा गया है कि आप अपनी पार्टी बनाकर करके खुद भी चुनाव लड़ सकते हो। तो यहां पे जो राजनीतिक अधिकारों की बात करी गई है वो किस बात की बात करता है, नागरिक स्वतंत्रता से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, जो सिटीजन्स की फ्रीडम है उससे जुड़े हुए होते हैं। अब ये नागरिक स्वतंत्रता क्या होती है, इसको देखो। नागरिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायिक जांच का अधिकार, विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार, प्रतिवाद करने तथा असहमति प्रकट करने का अधिकार। तो अब देखिए, नागरिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। जब हम ये कह रहे हैं कि जो राजनीतिक अधिकार है हमारे, पॉलिटिकल जो राइट्स है वो नागरिक स्वतंत्रता के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूं ये वाली चीज इसके साथ फेविकोल से जुड़ी हुई है। तो अब अगर राजनीतिक अधिकार नागरिक स्वतंत्रता के साथ जुड़े हुए हैं तो ये नागरिक स्वतंत्रता क्या होती है, ये कौन सी खेत की मूली है सर जी, तो उसको समझो। नागरिक स्वतंत्रता में क्या क्या आ जाता है, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायिक जांच का अधिकार, मतलब आपके पास न्यायिक जांच, मतलब कुछ भी हो रहा है तो उस पर आपको जुडिशियल जांच का अधिकार होना चाहिए और वो बिल्कुल स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए। ये क्या दर्शा रहा है, ये कानून के समक्ष बराबरी को दर्शा रहा है कि अगर किसी ने कुछ गलती करी है या नहीं करी है तो बिल्कुल निष्पक्ष रूप से स्वतंत्र होकर करके एक न्यायिक जांच होनी चाहिए, जुडिशियल जांच होनी चाहिए कि भैया इस व्यक्ति ने गलत करा है या नहीं करा है। गलत करा है तो दंडित करा जाए और गलत नहीं करा है तो उसको सम्मान के साथ वहां से फ्री कर दिया जाए। तो यहां पर नागरिक स्वतंत्रता में आ गया कि निष्पक्ष न्यायिक जांच होनी चाहिए। फिर विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार होना चाहिए कि जो विचार है आपके, हम उसमें स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त कर सके, हम हमारे विचारों को एक्सप्रेस कर सके कि हाँ भैया ये जो काम है ये सही है, ये जो काम है ये गलत है। तो हमारे पास अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए जो कि हमारे पास आर्टिकल 19 में है। प्रतिवाद करने तथा असहमति प्रकट करने का अधिकार, और हमारे पास किसी मुद्दों पर असहमति कि साहब इस बात से मैं सहमत नहीं हूं, सिर्फ हर बात को अभिव्यक्त करने में तो क्या है कि हो सकता है कि हाँ बुला ली जाए हर मुद्दे पर नहीं, असहमति प्रकट करने का भी हम पास अधिकार होना चाहिए। तो वो वैसे स्वतंत्रता हमें आ जाता है, पर ये इंपॉर्टेंटली इसलिए डाला जाता है कि जैसे काफी जगह क्या होता है कि जो सरकारें होती हैं वो सेंसरशिप लगा देती हैं, वो न्यूज़पेपर्स को, मीडिया को, लोगों पे ये दबाव बना देती है कि आप सरकार के खिलाफ, शासन के खिलाफ, राजा के खिलाफ आप बिना उनकी परमिशन नहीं बोलोगे, नहीं छापोगे। तो अब क्या हो गया कि वो अच्छा तो छपवा लेंगे और बोलेंगे देखो अच्छा छप रहा है, हाँ ये स्वतंत्रता का अधिकार है, अभिव्यक्ति की आजादी है, परंतु असहमति सरकार से, राजा से, शासन से अगर किसी बात को लेकर करके मीडिया, जनता असहमत है, खुश नहीं है, तो वो छापने का, वो प्रकट करने का भी अधिकार होना ही चाहिए। ये यहाँ पे जो दिखाया गया है, न्याय को दर्शाया गया है। ये दीदी हैं जो कि वकील हैं और ये जो है न्याय के लिए, और ये ऑर्डर।
नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकार मिलकर किसी सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली की बुनियाद का निर्माण करते हैं। अब नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकार दोनों जुड़े हुए हैं, ठीक है, मतलब आप कह सकते हो ये राजनीतिक अधिकार है और ये इसके अंदर का ही भाग है नागरिक स्वतंत्रता। मतलब राजनीतिक अधिकार के साथ जुड़ा हुआ है। जहां नागरिक अधिकार होंगे वहां पर नागरिक स्वतंत्रता भी होगी, और जहां पे राजनीतिक अधिकार है वहां नागरिक स्वतंत्रता, और जहां नागरिक स्वतंत्रता है वहां मतलब राजनीतिक अधिकार होंगे। तो इन दोनों के साथ ही क्या होता है, लोकतांत्रिक प्रणाली की बुनियाद का निर्माण होता है। मतलब जो शुरुआत हो जाती है, जो एक नींव जो है, वो नींव के लिए अगर लोकतंत्र की नींव रखनी है तो उसके लिए नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकार बड़े ही आवश्यक, बड़े ही जरूरी हैं। लेकिन जैसा कि पहले बताया गया है, अधिकारों का उद्देश्य लोगों के कल्याण की हिफाजत करना होता है। परंतु जैसे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं और ये बड़ा मुद्दा हमेशा रहता है कि अधिकारों का जो उद्देश्य है, अधिकार क्यों दिए जाए? अधिकार इसलिए दिए जाए कि जो लोगों का कल्याण है, जो लोगों का भला है, उस भले की हमेशा हिफाजत करी जाए, उसको हमेशा प्रोटेक्ट कर करके रखा जाए। मतलब लोगों का कल्याण होता ही रहना चाहिए। सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाकर शासकों की अपेक्षा लोगों के सरोकार को अधिक महत्व देकर और तमाम लोगों के लिए सरकार के निर्णयों को प्रभावित करने का मौका सुनिश्चित कर राजनीतिक अधिकार इसमें सहयोग करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे जो बात कही गई कि लोगों के कल्याण की हिफाजत करना, तो अब उसमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है कि सरकार हमेशा जनता के प्रति जवाब दे रहे, मतलब जो भी काम सरकार करे वो जनता को जवाब दे कि साहब हमने ये जो काम करा है ये इसलिए करा है, इसके पीछे हमारा ये उद्देश्य है, ये कारण है। तो सरकार जो भी काम करे जनता के प्रति जवाबदेह होकर के काम करे, और हमेशा शासकों की अपेक्षा, जो शासक है, जो सरकार है, उसकी अपेक्षा हमेशा किसके मुद्दों को वरीयता देनी चाहिए? जनता का जो है, जो लोग हैं, उनके मुद्दों को, उनके सरोकारों को, उनके कंसर्न्स को, उनकी बातों को ज्यादा महत्व देना चाहिए। मतलब कोई भी सरकार अपने बारे में ज्यादा ना सोचे, लोगों के बारे में ज्यादा सोच करके काम करे, और तमाम लोगों के लिए सरकार के निर्णयों को प्रभावित करने का भी मौका होना चाहिए। और सरकार जो भी निर्णय ले रही है, जो भी गवर्नमेंट का डिसीजन है, तो उसको प्रभावित करने का भी अवसर मिलना चाहिए। प्रभावित करने का अवसर इस प्रकार से कि सरकार जो कर रही है उसके पक्ष में और विपक्ष में आपको बोलने का, आपको उसके पक्ष विपक्ष में बोलने का, और सरकार का साथ या सरकार का विरोध करने की भी आपको आजादी होनी चाहिए। ये सब कुछ देकर करके हम राजनीतिक अधिकारों में और भी सहयोग करते हैं। राजनीतिक भागीदारी का अपना अधिकार पूरी तरह से हम तभी अमल में ला सकते हैं जब भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य जैसी हमारी बुनियादी जरूरतें पूरी हो। देखो, अब राजनीतिक भागीदारी का जो अपना अधिकार है पूरी तरीके से तभी लागू होगा, तभी अमल में आएगा जब लोगों के पास खाने के लिए भोजन होगा, पहनने के लिए वस्त्र होंगे, रहने के लिए आवास, मकान होगा, और बेहतर जीवन जीने के लिए बेहतर स्वास्थ्य होगा। तभी हम राजनीतिक अधिकारों की बात कर सकते हैं। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण है वो क्या है? वो 2 वक्त का खाना है कि हमें ये मिलना चाहिए। फिर देखो, आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप पॉलिटिक्स, राजनीति देखते हैं, राजनीति में कौन है? कभी आपने देखा है राजनीति में ऐसा व्यक्ति खड़ा होकर के भाषण दे रहा है जिसके घर में 2 वक्त खाने का खाना नहीं और वो राजनीति करा नहीं? जिनके मतलब पेट भरे हुए हैं ना, वही राजनीति में आगे आते हैं। ठीक है, ओ साहब ये वाला ये नारा लगा दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, वो नहीं। ठीक है, गरीब तो सबसे पहले चाहता मुझे तो 2 वक्त का खाना मिले। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राजनीति गलत है, लोगों को जाना नहीं चाहिए, जाना चाहिए। ठीक है, अच्छे लोग जाएंगे, राजनीति में और सुधार होगा, बेहतर होगा। परंतु मैं ये चीज दर्शाना चाहता हूँ कि जिनका पेट खाली है ना, उनके लिए राजनीति, वोट देने का अधिकार, प्रतिनिधि का अधिकार, राजनीतिक पार्टी बनाना, ये सब बाद की बात है। सबसे पहले क्या है, जो बुनियादी हमारी आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, वो मिलनी चाहिए। उसके बाद राजनीतिक अधिकार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। फुटपाथ पर रहने और इन बुनियादी जरूरतों की पूर्ति के लिए संघर्ष करने वालों के लिए अपने आप में राजनीतिक अधिकार का कोई मूल्य नहीं है। अब जो व्यक्ति फुटपाथ पर रह रहा है या इन जो मूलभूत आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके लिए संघर्ष कर रहा है, तो उनके लिए राजनीतिक अधिकार इतने महत्वपूर्ण नहीं है। वो तो चाहते हैं कि भाई सबसे पहले तो हमें इन फुटपाथों से उठा करके अच्छे मकानों में रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य मिलती रहे, उसके बाद हम राजनीतिक अधिकारों के पास सोचेंगे। फिर हम जो है पॉलिटिकल राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स की सोचेंगे। अब देखिए, मैं आपको एक बात और बताऊं, आप पूरे विश्व में देखिए, जहां जहां समाज सुधारक आंदोलन हुए हैं, चाहे अमेरिका में अश्वेतों के लिए हुआ हो, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जी ने अश्वेतों के लिए करा हो, भारत में जाति विरोधी आंदोलन हुए हो, महिलाओं के पक्ष में आंदोलन हुए, जो भी समाज सुधारक आंदोलन हुए, किसी आंदोलन में कहीं यह था कि वोट देने का अधिकार हो नहीं। सबसे पहले क्या है कि शिक्षा लेना है, एजुकेशन लेनी है। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका में यही कह रहे हैं, इंडिया में सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर अंबेडकर, राजा राम मोहन रॉय,
ठीक है, वहां मार्टिन लूथर, सब एक ही बात कह रहे हैं, एजुकेशन लेनी है, एजुकेशन लेनी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज है कि जब हमें रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य मिल जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम हमारे पॉलिटिकल राइट्स के लिए डिमांड कर लेंगे। पर जब तक ये नहीं मिल पाएगा तब तक पॉलिटिकल राइट्स हमें मिल भी नहीं, लेंगे भी नहीं, और उसका कोई महत्व भी नहीं रहेगा। उन्हें पहले तो अपनी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति हेतु पर्याप्त मजदूरी और मेहनत की उचित परिस्थितियों जैसी कतिपय सुविधाएं चाहिए। तो सबसे पहले तो जो बुनियादी आवश्यकता है उनको पूरा करने के लिए उनको पर्याप्त मजदूरी मिलनी चाहिए, मतलब उतना पेमेंट मिलना चाहिए, और मेहनत जो उन्होंने करी है उसके लिए उचित परिस्थितियां उनको मिलनी ही चाहिए। इसीलिए लोकतांत्रिक समाज इन दायित्वों को स्वीकार कर रहे हैं और आर्थिक अधिकार मुहैया करा रहे हैं। तो इसीलिए लोकतांत्रिक जो समाज है वो इन चीजों को स्वीकार कर रहा है और आर्थिक जो अधिकार है, इकोनॉमिक जो राइट्स है वो लोगों को दे रहा है, जिसमें क्या है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य पाने के लिए आपको बेहतर मजदूरी दी जाए, आपको रोजगार की गारंटी दी जाए, अच्छे परिस्थितियों में काम करने का अधिकार आपको हो, ये सब कुछ। कुछ देशों में नागरिक, खासकर निम्न आय वाले नागरिक, आवास और चिकित्सा जैसी सुविधाएं राज्य से प्राप्त करते हैं। अब कुछ देशों में नागरिक, जैसे आप भारत में देख लीजिए, ठीक है, गरीबों के लिए क्या होता है, निम्न आय जिनकी बहुत कम इनकम है उनके लिए क्या होता है, चिकित्सा सुविधाएं सरकार फ्री कर देती है कि साहब आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। सरकार उनको आवास देती है, प्रधानमंत्री आवास योजना चलती है, सरकार मकान बना बना करके दे रही है, सरकार स्वास्थ्य के खर्चे उठा रही है, सरकार शिक्षा का खर्चा उठा रही है। तो ऐसा काफी देशों में होता है, जैसे भारत में भी हो रहा है। कुछ अन्य देशों में बेरोजगार व्यक्ति कुछ न्यूनतम भत्ता पाते हैं ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सके। अब कुछ अन्य देशों में जैसे जो लोग बेरोजगार होते हैं, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं होता, बेरोजगार का मतलब यह है कि आपके पास आय पाने का कोई साधन नहीं है, सोर्स नहीं है, तो उस समय सरकार क्या आपको कुछ न्यूनतम भत्ता देती है। भत्ता मतलब कुछ थोड़ा इतना कम, इतना पेमेंट देती है जिससे कि आपका जीवन चलता रहे, मतलब घर बैठे सरकार आपको पैसा पहुंचा रही है। इसको भारत में बेरोजगारी भत्ता बोला जाता है, ठीक है। अब इस बेरोजगारी भत्ते के कुछ लोग पक्ष में भी है, कुछ विपक्ष में भी है। पक्ष वाले ये कहते हैं कि हाँ अच्छी बात है, कम से कम सरकार उन लोगों की भी सोच रही है जिनके पास पैसा कमाने का साधन नहीं है। देखो पहली बात तो कोई इतना नहीं दिया जाता कि साहब वो करोड़पति बन जाएगा, महीने के 1000-1500 रुपये इतने दिए जाते हैं। अब 1000-1500 रुपये में व्यक्ति का क्या होता है, ठीक है। पर और जो विपक्ष में होते हैं वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं साहब गलत बात है, ये तो सरकार क्या कर रही है, लोगों को आलसी बना रही है, अगर व्यक्ति को 1000-1500 रुपये मिल रहे तो बढ़िया है ना, ठीक है। इस प्रकार से तो इसके भी पक्ष विपक्ष में होते हैं, परंतु फिर भी सरकार अपनी तरफ से प्रयास करती है। भारत में सरकार ने ग्रामीण और शहरी गरीबों की मदद के लिए अन्य कार्यवाहियों के साथ हाल में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की भी शुरुआत करी है। तो भारत सरकार ग्रामीण और शहरी गरीबी को दूर करने के लिए रोजगार के कार्यक्रम चलाती है, जैसे ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जैसे नरेगा जो 2005 में आया बेटा, विश्व का सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट रोजगार देने वाला कार्यक्रम है। ये बात ध्यान रखिएगा, पूरे विश्व में अगर सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला कार्यक्रम है तो वो वही है। आजकल अधिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों के साथ नागरिकों के सांस्कृतिक दावों को भी मान्यता दे रही है। तो अब राजनीतिक और आर्थिक अधिकार तो दे ही रही हैं लोकतांत्रिक सरकारें, उसके साथ साथ जो सांस्कृतिक दावे हैं, जो कल्चरली अधिकार हैं, उनकी भी सरकार मान्य कर रही है, उनको भी मान रही है। अपनी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार, अपनी भाषा और संस्कृति के शिक्षण के लिए संस्थाएं बनाने का अधिकार को बेहतर जिंदगी जीने के लिए आवश्यक माना जा रहा है। तो अपनी मातृभाषा मतलब जो भी आपकी मदर टंग है उसमें आपको प्राथमिक शिक्षा मिल सके, इसका अधिकार दिया है। आप अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए शिक्षण के लिए संस्थाएं खोल सकते हैं, जैसे आर्टिकल 29-30 में कह रखा है। ये सब बेहतर जीवन के लिए जरूरी है। तो यहाँ पे जैसे दर्शाया अपनी भाषा इंग्लिश में, तो जैसे ये इनकी इंग्लिश है तो इंग्लिश में, अपन हिंदी बोलते तो हिंदी में, साउथ में जाएंगे तो तमिल मलयालम है, तो वैसे इस प्रकार लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में अधिकारों की सूची लगातार बढ़ती गई है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में देखोगे तो अधिकारों की सूची लगातार ही बढ़ती जा रही है, जैसे कि जीने का अधिकार, तो राइट टू लाइफ। अब इस राइट टू लाइफ में बहुत कुछ है, जैसे हमारा आर्टिकल 21 में बहुत कुछ जोड़ा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। स्वतंत्रता का अधिकार, समान व्यवहार का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। राजनीतिक भागीदारी का भी अधिकार है। ऐसे बुनियादी अधिकार के रूप में वे मान्य है जिन्हें प्राथमिकता देनी ही चाहिए। ये सारे वो अधिकार है जिनको माना गया है और इनको पहले प्राथमिकता, सबसे पहले इनको मान करके ये लोगों तक अधिकार देने ही चाहिए। शालीन जीवन यापन के लिए आवश्यक अन्य स्थितियों में भी नियोजित दावों अथवा अधिकारों के रूप में मान्य की जा रही है। तो एक बेहतर जीवन यापन, एक अच्छा जीवन जीने के लिए इन सभी अधिकारों को मान्य किया जा रहा है। आज के लिए इतना ही। आपको आज के लेक्चर में कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। आज का लेक्चर कैसा लगा वो जरूर बताइएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर आर्ट्स को आगे बढ़ाते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।